देखो, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ब्रीफ में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने किसी स्कूल में एडमिशन लेनी है तो हर एक स्कूल के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया तो हर ऑफिस के रूल रेगुलेशन होते हैं। लाइक आपका अराइवल टाइम क्या होगा, आपकी छुट्टी कितने बजे होगी, आपका लंच ब्रेक कितने बजे होगा। तो हर एंटिटी जब भी आप कोई स्कूल या कॉलेज या कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रूल रेगुलेशन दिया जाता है कि आप उन्हें फॉलो करें। वैसे ही एक बिजनेस एंटरप्राइज जब अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है तो उनको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो उन रूल रेगुलेशन को आप कह सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जब भी आप अकाउंटिंग करें आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। आपके हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही की जाएगी, राइट। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कुछ पैसा बिजनेस में लगाया होगा, तो अकाउंटिंग टर्म्स में उसे कैपिटल कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं उसका ड्यूअल इफेक्ट भी होता है, तो आपके बिजनेस में कैश भी आया है। तो आपको इन सबको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो सबसे पहले क्या होगा, एक बिजनेस एंटरप्राइज में जब आप कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने क्या करना है, बिजनेस को एक अलग एंटिटी मान के चलना है एंड ओनर को अलग एंटिटी मान के चलना है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उसे मेडिसिन खरीदनी है या फिर अपने लिए कुछ ईटेबल्स लेने हैं या कुछ अटायर लेना अपने लिए, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो अगर उसने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदी है या कोई स्टेशनरी खरीदी है तो ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, ये बिजनेस एक्सपेंसेस है, राइट। तो आपने इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि जब भी ओनर कि कोई भी एक्सपेंस होगी या कोई इनकम होगी तो वो अलग है एंड बिजनेस एंटिटी के कोई भी ट्रांजैक्शन है वो अलग है। तो ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी अगर आप उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में कोई हादसा हो जाता है, लाइक किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है, तो इसको आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप अकाउंटिंग में नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि आप मॉनेटरी टर्म्स में इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड, हम देखें कि आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है तो आपने सैलरी कितनी दी है ये आपने कैलकुलेट की हुई है, तो इसे हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या प्रिंसिपल यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that its performance is measured at regular intervals, राइट। तो देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हैं एंड आपके बिजनेस में कुछ सेल्स हैं, कुछ परचेजेस हैं, कुछ इनकम्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं। अगर आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे आप इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाएं एंड एक फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैलकुलेट ना करके देखें कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, टोटल इनकम कितनी हुई एंड टोटल क्या कहते हैं जो भी आपके एसेट्स हैं वो कितने हुए, कितने परचेज किए, कितने डेप्रिशिएट हुए, तो आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस नहीं देख पाएंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, लेट्स से आफ्टर 6 मंथ, और जनरली ये होता है 1 साल का, ये नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है अप्रैल टू मार्च। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको आप जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हैं एंड
अप्रैल टू मार्च भी कर सकते हैं। आगे किस किस पे ये अप्लाई होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए 1 साल की ट्रांजैक्शन आपने की अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक। अब इस पूरे टाइम पीरियड की आपने टोटल इनकम चेक कर लेनी है, टोटल एक्सपेंसेस चेक कर लेने हैं, टोटल एसेट्स कितनी परचेज की है एंड टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी परचेज की है। तो इस पीरियड के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि टोटल आपकी सेल्स कितनी है, कितनी आपकी परचेज है, कितनी आपकी टोटल एसेट है, एज वेल एज कितनी आपकी टोटल लाइबिलिटीज है, राइट। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको पूरे बिजनेस की लाइफ को एक छोटे छोटे स्पैन ऑफ इंटरवल्स में आपने बाइफरकेट करना है एंड चेक करना है कि इस पीरियड का आप देखिए ये भी देख सकते हैं कि इस साल आपका प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रही और नेक्स्ट ईयर आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रही। तो इससे मैनेजमेंट ना डिसीजन भी ले सकती है कि अगर लॉसेज जा रहे हैं तो आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, एंड अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो आपको इसको ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है, राइट। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें क्या पता चलता है, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग on the financial statement of all significant information relating to the economic affairs of the entity। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट या प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या बिजनेस में कोई इवेंट्स या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे फुल्ली डिस्क्लोजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर लेट्स से अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर है और इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी सेल्स यानी टर्नओवर कम हुई है, तो अगर आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपकी टर्नओवर क्यों कम हुई है, क्या रीज़न रहा है, तो इसे हम कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे मटीरियलिटी प्रिंसिपल। नाउ अब मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, लेट्स सी। The materiality principle refer to the relative information of an item or an event. Means an item should be recorded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। देखो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस में हर वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो मटेरियल है, जो रेलेवेंट है, जो ज़रूरी है, सो दैट इन्वेस्टर जो है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके। वो उनके लिए मटेरियल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए एंड रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में रेलेवेंट नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो किसी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर रही है, आपको वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस में हर वो चीज़ जो मटीरियल है, रेलेवेंट है, आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज। मीन्स इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट नॉट द प्रॉफिट्स। अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जैसे हमें बच के चलना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस की प्रिपरेशन आप पहले से ही कर लीजिए, लाइक कोई रिजर्व बना के रख लीजिए, आपके पास कोई प्रॉफिट का कोई हिस्सा बचा के रख लीजिए। लेकिन आपको 1% भी ये लगता है कि आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, कहीं से इनकम आने वाली है, तो उसको तब तक रिकॉर्ड ना कीजिए जब तक वो मिल ना जाए, क्योंकि लॉसेस हैं, आपने लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाया, लॉसेस नहीं, अगर लॉसेस हो गए तो अच्छा है, आपके पास तो पहले से ही प्रोविजन बना है। लेकिन अगर लॉसेस नहीं हुए तो भी क्या, आपके पास तो पैसा है, आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। सेम देखते हैं, अगर आपको लगता है आपने प्रॉफिट, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो आपने अगर पहले से ही अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए तो उस केस में अगर हम देखें कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉफिट लगता है फ्यूचर में होने वाला है और आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया और इन फ्यूचर आपका रिकॉर्ड हो जाता है, आपको रिसीव हो जाता है वो प्रॉफिट, तो आप उस पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में, राइट। इससे आपका नुकसान नहीं होगा। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें ये कहता है, इट स्टेट्स दैट डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेज। मीन्स इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द prospective losses but not the profits, right।
ओके, नाउ वी कैन जंप इनटू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट or historical cost principle, an asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all the subsequent accounting of the asset. For example, आपने कोई asset purchase की, like आपने मशीनरी परचेज की, वो मशीनरी का प्राइस है 2 lakhs, एंड फिर आपको वो मशीनरी अपने बिजनेस एंटरप्राइज तक लेके आनी है। उसके लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, फिर आपने क्या किया, उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने हैं। तो आपने क्या किया, जब आपने मशीनरी खरीदी तब से लेके जो उसकी परचेज की पेमेंट की, तब से लेके वो एसेट जब तक पुट टू यूज़ हुई है तब तक के सारे एक्सपेंसेस उसके कॉस्ट में ऐड करने हैं। तो जो आपने सारे एक्सपेंसेस ऐड किए और जो परचेज प्राइस पे किया, उन सब को टोटल करके कॉस्ट बनती है उस एसेट की, राइट। तो कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट an asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all subsequent accounting of the asset। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने कोई एसेट परचेज की है तो फ्यूचर में हम देखें कि अगर 1 साल हो गया तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद, जब भी है जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको डेप्रिशिएट भी करना है। डेप्रिशिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, वो चाहे मशीनरी हो चाहे फर्नीचर हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड टेक्निकल डिवाइस है तो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, जिसकी वजह से पुरानी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम अपने अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं जिससे हम अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपने क्या करना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, आपने कॉस्ट में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एंड जो आपके पास रिटन डाउन वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो उसकी रिटन डाउन वैल्यू होगी, राइट। तो आपको कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बताता है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, चलो चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यूज रेदर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड। दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू हैव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस फर्म। देखो, मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि लेट सपोज आप 1 साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की, और आपका फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर। तो जनवरी टू दिसंबर में जो भी आपके इनकम हुए हैं, तो आपको उस इनकम को मैच करना है उस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ। तब जाके आपको पता चलेगा, अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे एंड इनकम कम होगी, उस केस में आपका लॉस होगा, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा होंगी, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो उस केस में आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करते हुए अपने बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। आपने चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, राइट। तो मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, आपके रेवेन्यूज़ हैं या आपकी सेल्स हैं, आपके एक्सपेंसेस है, आपने मैच करने हैं, रेदर देन अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीव्ड और कैश पेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस ईयर जैन टू दिसंबर में कोई सेल की है, मे बी यू मे नॉट रिसीव द कैश इन दिस ईयर बट यू मे रिसीव द कैश इन नेक्स्ट ईयर। तो आपने कैश को ध्यान में रखते हुए कि कितना कैश पे हुआ है या आपने रिसीव किया, उसको ध्यान में नहीं रखना, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें आपस में मैच करना है अपने बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करने में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज़ 2 एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। तो अगर आप बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। देखिए, बिजनेस में अमाउंट आया तो ओनर का
कैपिटल भी इंक्रीज होगा। एज वेल एज बिजनेस में कैश आया तो आपकी कैश भी इंक्रीज होगी, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम चेक कर सकते हैं कि इक्विटी एज वेल एज एसेट दोनों इंक्रीज होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹1 लाख, तो हमने कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज कर दिया 1 लाख का, एज वेल एज कैश भी इंक्रीज कर दिया 1 लाख का। तो चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 1 Feb 2025 को कोई सेल की है, तो ये आपने सेल कर दी, डॉक्यूमेंटेशन बना दिया, आपने सेल इनवॉइस भी बना दिया, लेकिन इसका जो कैश है वो आपको रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर में। तो आपने क्या करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू। आपने जब ट्रांजैक्शन की है उस पीरियड ऑफ टाइम की वो रेवेन्यू कंसिडर किए जाएगा। एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि आपने इनवॉइस बना दिया और जो नेक्स्ट पार्टी है वो आपको पेमेंट करने के लिए रेडी है, लेकिन वो उन्होंने सामान क्रेडिट पे खरीदा है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो आपको पेमेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे। लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो कौन से पीरियड का होगा? वो 2025 के पीरियड का होगा, क्योंकि 1 Feb 2025 को आपने सामान सेल किया है, राइट। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। नाउ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इट मीन्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, कैश रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस, सेल बिल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सामान खरीदा है तो आपके पास परचेज बिल होगा, आपने कोई सामान सेल किया है तो आपके पास सेल इनवॉइसेस होंगे, आपने कोई मशीनरी परचेज की आपके पास इनवॉइसेस होंगे। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि आप जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन करें वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है कि हर ट्रांजैक्शन की आपके पास रिकॉर्ड रिसिप्ट होनी चाहिए, इनवॉइसेस होने चाहिए एंड सेल बिल्स होने चाहिए, राइट। तो होप आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ आ गए। इन केस आपको कोई नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।